सो फाइनली जोसे मोरिन्यो का सेकंड स्टेंट यहाँ पे स्टार्ट हो गया है एंड बीइंग द हेड कोच ऑफ रियल मैड्रिड, जोसे मोरिन्यो ने 2 प्री सीजन फ्रेंडली मैचेस जो हैं वो यहाँ पे मैनेज कर लिए हैं। पहला मैच जो कि बिहाइंड क्लोज डोर्स हुआ था वो रियल मैड्रिड ने 1-0 जीत लिया, जो कि एक छोटी सी टीम एल्कॉर्कन के अगेंस्ट था। बट कल फाइनली एक प्रॉपर प्री सीजन मैच था जहां पे हमने फियोरेंटिना के साथ 2-2 ड्रॉ खेला। जो मेन हाईलाइट है वो ये कि हमारी आधी से ज्यादा स्क्वाड अभी भी मिसिंग है। किलियन एम्बापे एक्सटेंडेड वर्ल्ड कप लीज पे चल रहे हैं, उनके अलावा बेलिंगम, चुआमेनी सबके सब छुट्टी पे चल रहे हैं, विनीसियस भी छुट्टी पे चल रहे हैं। आप उसके अलावा अगर नई साइनिंग्स की बात करो, बर्नार्डो, कोनाटे एंड कुकुरेया, ये सब के सब भी अभी कहीं ना कहीं मिसिंग है। सो टेक्निकली जो हमारी स्पाइन थी, जो हमारी रीढ़ की हड्डी थी, जो हमें ला लीगा जितवाएगी या फिर जो चैंपियंस लीग जितवाएगी, वो अभी जोसे मोरिन्यो के पास अवेलेबल नहीं है। सो ये जो रिजल्ट है, जैसे कि 1-0 विन आई है अगेंस्ट स्पेनिश सेकंड डिवीजन टीम एल्कॉर्कन, एंड उसके अलावा जो फियोरेंटिना वाला मैच था उसमें भी हमारे अकेडमी के सेंटर बैक्स एंड हमारी अकेडमी के जो ग्रेजुएट्स प्लेयर थे वो यहां पे खेल रहे थे। सो टेक्निकली इन मैचों के रिजल्ट से आपको ये नहीं पता लगेगा कि रियल मैड्रिड इस सीजन ट्रॉफी जीतेगी या नहीं जीतेगी। बट ये जो मैचेस होते हैं ये सिर्फ रिजल्ट से रिवील नहीं करते हैं, ये उसके अलावा काफी सारी चीजें हमारे लिए रिवील करते हैं एंड हमें उन्हें ध्यान से स्टडी करना चाहिए, जैसे कि फॉर्मेशन, रोल्स, रिलेशनशिप्स, पैटर्न्स। एक मैनेजर अपनी टीम को कैसे सेटअप करता है जब उसके मेन स्टार प्लेयर्स यहां पे मिसिंग है, मेरे हिसाब से ये उस मैनेजर के सोचने के तरीके को ज्यादा बेटर बताता है देन जब स्टार प्लेयर्स यहां पे आ जाएंगे। बिकॉज फुल स्क्वाड के साथ तो कोई भी मैनेजर आपको स्मार्ट लगेगा, बट आधी अधूरी स्क्वाड के साथ सिर्फ एक मैनेजर वही काम कर सकता है जिसके पास कोई सिस्टम होता है। एंड अब तक हुए इन 2 मैचेस में जोसे मोरिन्यो ने कुछ पैटर्न्स एंड कुछ टैक्टिक्स दिखाई हैं जो कि मेरे हिसाब से हर रियल मैड्रिड फैन को पता होना चाहिए इस सीजन के स्टार्ट होने से पहले, बिकॉज आपको आगे वाले मैचेस में भी ये चीजें जो है काफी हद तक देखने को मिल सकती हैं। तो आज की वीडियो में 5 पॉइंट्स में मैं आपको अपनी एनालिसिस बताऊंगा जो मैंने इन 2 मैचेस को देखने के ऊपर बनाई है कि किस तरीके से रियल मैड्रिड इस सीजन को टैकल कर सकती है या फिर किस तरीके से जोसे मोरिन्यो आपको आगे खिलाते हुए मिल जाएंगे। इसमें से कुछ एक्साइटिंग पॉइंट्स भी हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, बट हाँ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूं। तो अगर आपको ये समझना है कि किस तरीके से रियल मैड्रिड इस अपकमिंग सीजन में खेल सकती है, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, होपफुली आपको समझ में आ जाए। पॉइंट 1, द फॉर्मेशन एंड द रोल नोबडी एक्सपेक्टेड। तो जोसे मोरिन्यो ने अपनी फॉर्मेशन यहां पे दिखा दी है, उनकी फिक्स फॉर्मेशन है 4-2-3-1 जो उन्होंने दोनों मैचेस में दिखाई है। सेम शेप, डिफरेंट प्लेयर्स आगे पीछे होते रहे, बट जो उनकी फॉर्मेशन थी वो दोनों ही मैचेस में 4-2-3-1 थी। अगर आप एल्कॉर्कन वाला मैच देखो तो उसमें कामाविंगा एंड सेस्ट्रो जो है वो आपको डबल पिवट में दिखे, गूलर जो है वो नंबर 10 पोजीशन में दिख रहे थे, मासेंटूनो एंड वेलेरो जो है वो आपको विंग्स पे दिखाई दे रहे थे, गोंजालो गार्सिया एज अ स्ट्राइकर खेल रहे थे, ट्रेंट जो थे वो आपको राइट बैक पोजीशन पे मिले, अल्वारो करेरास आपको लेफ्ट साइड पे मिले, एंड डीन हाउसन एंड असेंसियो जो थे वो हमारे सेंटर बैक्स थे। फियोरेंटिना के अगेंस्ट वेल्वर्डे एंड कामाविंगा ने एक डबल पिवट बनाया था, बट आर्दा गुलर अगेन वाज प्लेइंग एज नंबर 10। डम्फ्रीज यहां पे आपको राइट साइड पे खेलते हुए मिले, सीरिया आपको लेफ्ट साइड पे खेलते हुए मिले, एंड एंड्रिक एज द प्योर नंबर 9। ट्रेंट एज यूजुअल राइट साइड पे, अल्वारो करेरास पिछले मैच की तरह आपको लेफ्ट साइड पे खेलते हुए मिले। एंड आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम अकेडमी ग्रेजुएट हुआन मार्टिनेज एंड उनके साथ रिवास आपको सेंटर बैक फॉर्मेशन में खेलते हुए मिले, बिकॉज असेंसियो जो है वो भी इंजर्ड हो चुके हैं, रुडिगर जो है वो अभी ट्रेनिंग में सिर्फ अभी वापस आए हैं, वो अभी अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा कोनाटे हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मिलिटाओ जो है वो ऑलरेडी इंजर्ड चल रहे हैं। आप देख सकते हो कि दोनों मैचेस में कुछ नाम चेंज हुए, बट जो शेप थी वो 4-2-3-1 थी। तो मेरे हिसाब से ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये जोसे मोरिन्यो ने हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया कि मैं 4-2-3-1 सिस्टम के साथ खेलने वाला हूं। बट मेरे हिसाब से फियोरेंटिना वाले मैच में जो रियल रिवेलेशन है वो है डम्फ्रीज की राइट विंग वाली पोजीशन। सो डम्फ्रीज ने यहां पे राइट बैक नहीं खेला बल्कि राइट विंग खेला, एंड उनके पीछे राइट बैक जो है वो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड खेल रहे थे, जैसे कि मैंने आपको ट्रेंट एंड डम्फ्रीज वाली वीडियो में ऑलरेडी बताया था। डम्फ्रीज यहां पे टच लाइन के पास आपको विड्थ प्रोवाइड कर रहे थे, वहीं पे ट्रेंट जो है वो डीप से आपके लिए क्रॉसेस बना रहे थे और चांसेस क्रिएट कर रहे थे। याहू स्पोर्ट्स ने कंफर्म करा कि डम्फ्रीज जो है वो हाई अप द राइट फ्लैंक खेल रहे थे, वहीं पे ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को जोसे मोरिन्यो ने राइट बैक पे खिलाया। गोल.com ने भी कंफर्म किया कि डम्फ्रीज का जो डेब्यू है रियल मैड्रिड के लिए वो थोड़ा सा अनफेमिलियर वाले रोल में हुआ, दैट इज राइट विंग। तो अब सोचने वाली बात यह कि ये चीज आपको फुल स्क्वाड आने पे क्या बताती है। जब सब वापस आ जाएंगे तब आपको कुकुरेया लेफ्ट साइड पे खेलते हुए मिलेंगे, जो लेफ्ट साइड से इन्वर्ट करेंगे जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप में स्पेन के लिए करा था। ट्रेंट जो है वो राइट साइड पे रहेंगे, जैसे कि वो अभी 2 मैचेस में खेले हैं, वो वहीं से चांसेस क्रिएट करेंगे एंड डीप से प्ले मेकिंग टाइप के प्रोग्रेशंस बनाने की कोशिश करेंगे। सो टेक्निकली एक साइड यहां पे इन्वर्ट कर रही है और दूसरी साइड यहां पे ओवरलैप कर रही है। सो 2 एसिमेट्रिक फुलबैक्स हमारे आगे हैं एंड 2 डिफरेंट सोर्सेज से यहां पे विड्थ बनाने की कोशिश की जा रही है।
एंड यहीं पे खड़ा होता है इस पूरे प्री सीजन का सबसे बड़ा क्वेश्चन। जब डियोमंडे रियल मैड्रिड आ जाएंगे तो वो राइट विंग खेलेंगे। अभी के लिए डम्फ्रीज ने वो जगह खेली थी, बट जब डियोमंडे वापस आ जाएंगे तो डम्फ्रीज का क्या होगा? जब डियोमंडे रियल मैड्रिड के लिए साइन हो जाएंगे तो वो राइट विंग पे खेलेंगे। अभी फ्योरेंटीना वाले मैच में तो ठीक है, डम्फ्रीज ने जैसे तैसे राइट विंग वाली पोजीशन पे खेल लिया, बट जब डियोमंडे रियल मैड्रिड आ जाएंगे तो डम्फ्रीज का क्या होगा? क्या वो एज यूजुअल अपनी राइट बैक वाली पोजीशन पे जाएंगे? क्या ट्रेंट वापस से बेंच पे चले जाएंगे? या फिर जोसे मोरिनियो डियोमंडे, डम्फ्रीज एंड ट्रेंट इन तीनों को आपस में ओवरलैप करवाते रहेंगे डिपेंडिंग ऑन द मैचेस एंड पोजीशन? मेरे हिसाब से जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो रियल मैड्रिड की फ्यूचर फॉर्मेशंस को इंपैक्ट कर सकता है। अभी के लिए 4-2-3-1 मेरे हिसाब से बिल्कुल फिक्स पोजीशन है। एसिमेट्रिक फुल बैक्स जो है वो सेट हो गए हैं। राइट साइड पे विड बनाने का जो प्रिंसिपल है वो सेट हो गया है। अब जो स्पेसिफिक नेम्स हैं जो यहां पे शुरू करेंगे वो डिपेंड करेगा कि किस किस को जोसे मोरिनियो ट्रस्ट करते हैं। इसका आंसर शायद हमें अगस्त के एंड तक मिल जाएगा। बट जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि जो फाउंडेशन है वो यहां पे सेट हो गई है एंड मेरे हिसाब से आगे वाले मैचेस में आपको यही फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। बट मेरे हिसाब से जो फाउंडेशन है वो यहां पे सेट हो गई है। इन दो मैचेस ने एटलीस्ट हमें ये तो दिखा दिया है कि जोसे मोरिनियो किस फॉर्मेशन के साथ मोस्ट प्रॉब्ली रियल मैड्रिड को आगे टैकल करने वाले हैं। पॉइंट 2, द प्लेयर हु जस्ट चेंज हिज फ्यूचर। फ्योरेंटीना वाले मैच से 2-3 दिन पहले जितने भी जर्नल्स हैं बड़े बड़े जैसे कि goal.com, ESPN, मार्का, इन सब ने ये चीज बोली थी कि रियल मैड्रिड जो है वो एंड्रिक के लिए एक और लोन का ऑप्शन जो है वो देखने में लगी हुई है। रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा स्पेसिफिक थी कि मोरिनियो जो है इस प्री सीजन में गोंजालो गार्सिया एंड एंड्रिक दोनों को इवैल्यूएट करेंगे। इनमें से एक रुकेगा और एक को जाना पड़ेगा बिकॉज क्लब जो है वो अभी भी श्योर नहीं है कि हमें किसको रखना चाहिए। तो इसका डिसीजन फाइनली जोसे मोरिनियो लेंगे आफ्टर द प्री सीजन मैचेस। एंड्रिक का जो कैंप था उनका बिल्कुल क्लियर आंसर था कि हम चाहते हैं कि एंड्रिक रियल मैड्रिड में ही रुकेगा बिकॉज लियोन के सक्सेसफुल लोन वाले स्पेल के बाद जहां पे उन्होंने 8 गोल्स एंड 8 असिस्ट दिए 21 मैचेस में एंड वो भी सिर्फ अभी वो 20 साल के हैं। तो उनको लगता है कि वो यहां पे रेडी हैं। दैट इज व्हाई उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने कोई और दूसरा लोन का जो ऑप्शन है उसको डिस्कस करने से भी मना कर दिया। बट इन सब के बावजूद जो क्लब था वो लोन ऑप्शन के लिए ओपन था। ESPN ने ये चीज कंफर्म करी थी कि रियल मैड्रिड इररिस्पेक्टिव उन्होंने लियोन में जो भी गोल्स असिस्ट मारे, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने वर्ल्ड कप में भी दी, उसके बावजूद भी रियल मैड्रिड श्योर नहीं थी कि क्या एंड्रिक की फर्स्ट टीम में अभी भी जगह बनती है या नहीं बनती है। देन थर्सडे के आसपास फाइनली एक डिसीजन बनता है जहां पे हम सबको पता है कि ऑलमोस्ट गोंजालो गार्सिया फलम ज्वाइन कर चुके हैं अपने पिछले मैनेजर आर्बिलोआ के पास, जहां पे रियल मैड्रिड को ऑलमोस्ट 40 मिलियन यूरोज मिलेंगे एंड उसके साथ साथ ही रियल मैड्रिड ने लेवांटे से कार्लोस एसपी को भी 20 से 25 मिलियन के आसपास साइन कर लिया है। सो फाइनली एंड्रिक वर्सेस गोंजालो डिबेट का आंसर रियल मैड्रिड ने ढूंढ लिया, बट मेरे हिसाब से उस तरीके से नहीं जिस हिसाब से हम सोच रहे थे बिकॉज गोंजालो गए तो सही बट उसके साथ साथ रियल मैड्रिड ने कार्लोस एसपी को भी साइन कर लिया। देन आता है सैटरडे फ्योरेंटीना वाला मैच जहां पे इस टाइम क्लॉक पे थे 12 मिनट्स। करेरास लेफ्ट साइड से बर्स्ट करते हुए आगे आते हैं एंड एक लो क्रॉस देते हैं। एंड्रिक वहां पे एक वन टच लेते हैं, लूका राइनरी से थोड़ा सा दूर आते हैं एंड डेविड डेहा को बीट कर देते हैं 1-0। ये उनका पहला गोल एंड जोसे मोरिनियो के अंडर प्री सीजन में पहला प्रॉपर रोल खेलते हुए 12 मिनट के अंदर उन्होंने गोल स्कोर कर दिया। ये उस तरीके का गोल था जो शायद स्कोर शीट पे आपको उतना महसूस नहीं होगा बट मैनेजर के दिमाग में ये जरूर अपनी जगह बना लेगा। मोरिनियो एंड्रिक को पिच पे 75th मिनट तक रखते हैं। वो सेकंड लास्ट फर्स्ट आउटफील्ड प्लेयर्स थे जो सब्स्टिट्यूट होते हैं बाद में। ट्रेंट ने पूरे 90 मिनट्स खेला, वेलवर्डे ने 84 मिनट्स खेला एंड एंड्रिक ने 75 मिनट्स खेले। सो यहां पे आप खुद सोच सकते हो कि ये कोई प्लेयर का इवैल्यूएशन नहीं हो रहा था बल्कि एक ऐसे प्लेयर का गेम देखा जा रहा था जो कि प्रॉपर अपनी टीम के लिए आउटपुट दे रहा था। 101 ग्रेट गोल्स की रिपोर्ट में यह लिखा हुआ था कि जोसे मोरिनियो ने 64 मिनट तक अपनी टीम में कोई भी चेंजेस नहीं करे। इससे यह पता लगता है कि वो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड और एटलीस्ट एंड्रिक को पसंद कर रहे हैं एज अ स्टार्टर्स के तौर पे। अब आप सोच के देखिए कि इस पूरे सीजन के लिए इसका क्या मतलब होने वाला है। गोंजालो की फलम जाने के बाद कार्लोस एसपी जो है वो रियल मैड्रिड के लिए प्लान बी स्ट्राइकर होने वाले हैं। एंड्रिक जो है वो एक स्पीड स्ट्राइकर होंगे जो कि एम्बापे के साथ रोटेट करेंगे। दो कंप्लीटली डिफरेंट प्रोफाइल्स यहां पे होने वाली है। दोनों के डिफाइंड रोल्स होने वाले हैं एंड मेरे हिसाब से दोनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है बिकॉज दोनों डिफरेंट प्रोफाइल्स के लोग हैं एंड अपनी डिफरेंट जॉब्स यहां पे करेंगे। स्पोर्ट्स मोल ने भी ये चीज कंफर्म करी कि जोसे मोरिनियो उनको सिर्फ एज अ स्ट्राइकर नहीं देखते हैं बल्कि राइट विंग पे भी देखते हैं। ये जो वर्सेटैलिटी है जहां पे वो स्ट्राइकर एंड राइट विंग दोनों खेल सकते हैं, इसकी वजह से भी वो रियल मैड्रिड में अभी तक रुके हुए हैं। नहीं तो रियल मैड्रिड उनके लोन के ऑप्शंस को काफी हद तक कंसिडर कर रही थी। सो मैच से 3 दिन पहले तक सारी दुनिया कह रही थी कि एंड्रिक लोन पे चले जाएंगे। वहीं उसके बाद आता है फ्योरेंटीना वाला मैच जहां पे वो 12 मिनट के अंदर गोल मार देते हैं। उसके बाद 75 मिनट्स तक खेलते हैं एंड इस मैच के बाद सारे लोन एंड सेल करने की जो रिपोर्ट्स थी सब ठंडी पड़ जाती हैं। एक परफॉर्मेंस आपका करियर नहीं बनाती है बट मेरे हिसाब से एक परफॉर्मेंस आपकी जो कॉन्वर्सेशन है उसको जरूर चेंज कर सकती है। एंड फाइनली जो एंड्रिक को लेके कॉन्वर्सेशन थी रियल मैड्रिड में वो चेंज हो गई है। पॉइंट 3, द 12 मिनट्स दैट शोड यू प्लान बी।
एंड्रिक सब्स्टिट्यूट होते हैं 75th मिनट में, एंड जो प्लेयर उन्हें रिप्लेस करता है उसका नाम है कार्लोस एसपी, जो कि रियल मैड्रिड ने लेवांटे से ऑलमोस्ट 25 मिलियन यूरोज में खरीदा है, वो भी सिर्फ 48 आवर्स पहले। एंड 12 मिनट के अंदर वो लड़का आपको ये दिखा देता है कि क्यों जोसे मोरिन्यो ने उसे साइन करा है। 12 मिनट के अंदर ही एसपी के पास एक हेडर चांस था, एक क्रॉस आता है जिसपे वो हेडर मारने की कोशिश करते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो उसको ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाते, बट ये जो हेडर था ये आपको दिखा देता है कि वो क्या करने वाले हैं, बिकॉज इसी चीज के लिए जोसे मोरिन्यो ने आपको साइन करा है। वो आपसे ड्रिबल नहीं करवाना चाहते हैं, वो आपसे काउंटर अटैकिंग फुटबॉल पे स्प्रिंट नहीं करवाना चाहते हैं, वो आपको डीप डाउन जाके डिफेंडर्स को चेज नहीं करवाना चाहते हैं, वो आपसे सिर्फ हेडर्स को गोल में घुसाना चाहते हैं। एक ऐसा प्लेयर जो रियल मैड्रिड के लिए सारे हेडर्स जीत सके। जब रियल मैड्रिड को ये दिख जाए कि जो पेसी हमारे विंगर्स हैं या जो पेसी अटैकर्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तब हमें एक प्लान बी की जरूरत है, एंड वो प्लान बी होंगे हमारे क्रॉसेज एंड हेडर्स, एंड उसका आंसर होगा कार्लोस एसपी। कार्लोस एसपी वही रोल अदा करेंगे जो होसेलू ने 23-24 में अदा किया था। वो रोल जो खत्म हो गया था होसेलू के कतर जाने के बाद, वो रोल जो हमने खाली रखा हुआ था लास्ट 2 ट्रॉफीलेस सीजन से। होसेलू ने रियल मैड्रिड के लिए 49 अपीयरेंसेस में उस सीजन 18 गोल स्कोर करे थे, एंड उनमें से काफी सारे जो गोल्स थे वो इसी तरीके से आए थे। उनको एज अ सब्स्टिट्यूट लाया जाता था, मिडफील्डर या फुल बैक्स के थ्रू यहाँ पे क्रॉसेस आते थे, एंड वो उसको गोल में तब्दील कर देते थे। 3 पॉइंट्स वहां पे सिक्योर हो जाते थे उन मैचेस में जहां पे रियल मैड्रिड बस जीतने के लिए तरस रही होती थी। पिछले 2 सीजन से रियल मैड्रिड के पास ये ऑप्शन ही नहीं था, बिकॉज होसेलू जो है वो जा चुके थे। पिछले 2 सीजन से रियल मैड्रिड यही कर रही थी कि हम पेसी अटैक बना लेते हैं, ड्रिबलिंग कर लेते हैं, पोजेशन रख लेते हैं, अगर किसी ने इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखा दी तो स्पेक्टेक्युलर, हम जीत गए, बट अगर कोई नहीं चल पाया तो रियल मैड्रिड वो मैच हार जाती थी। एसपी हमारा एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है, वो कोई स्टार्टर नहीं है। एसपी वो ऑप्शन है जो ओपोनेंट से अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछेगा। 70 मिनट्स तक जो हमारे ओपोनेंट्स होंगे वो अम्बापे की रन्स को चेस करेंगे, विनीसियस की ड्रिबलिंग को डिफेंड करेंगे। उसके बाद मोरिन्यो एसपी को लेके आएंगे ना, वही सेम ओपोनेंट जो आपकी पहले ड्रिबलिंग को डिफेंड कर रहा था, आपकी रन्स को डिफेंड कर रहा था, अब उनको बॉक्स के अंदर जाके हेडर्स को भी डिफेंड करना पड़ेगा। एक कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ थ्रेट, एक कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव एंड डिफरेंट काइंड ऑफ डिफेंडिंग, जो कि सिर्फ 20 मिनट के अंदर उनको करनी पड़ेगी, वो भी टायर्ड लेग्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 12 मिनट के अंदर जो परफॉर्मेंस एसपी ने दिखाई वो ये दिखा देती है कि वो अगले होसेलू ही बन गए हैं, बट एटलीस्ट ये प्रूफ करता है कि ये जो रोल है ये अभी भी टीम में एग्जिस्ट करता है, एंड जोसे मोरिन्यो के पास अब फाइनली प्लान बी भी है। एंड ऑब्वियसली जिस तरीके से एसपी खेल रहे हैं वो ये डेफिनेटली प्रूव करता है कि ये जो प्लान बी है ये प्लान ए जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्लान बी ही वो चीज है जो शायद रियल मैड्रिड के पास पिछले 2 सालों से नहीं थी, एंड इस सीजन रियल मैड्रिड अगर ला लीगा जीतती है तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जो प्लान बी है उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। ये जो मैचेस होने वाले हैं जैसे कि बेटीज, ओसासुना, वैलिकानो, ये वो वाले मैचेस है जहां पे आपकी जो स्पीड है वो फेल हो जाती है, बिकॉज ये टीम्स पार्क द एरोप्लेन कर देती हैं। ये वो मैचेस हैं जो बार्सिलोना कभी नहीं हारती, बट अब रियल मैड्रिड के लिए भी यहां पे एक प्लान बी होगा एसपी का, जो इस मैच में आएंगे इन तरीके के मैचेस में, एंड रियल मैड्रिड को वहां से जिता सकते हैं। फ्योरेंटीना के अगेंस्ट शायद उन्होंने गोल स्कोर नहीं करा, बट उन्होंने ये दिखा दिया कि वो रियल मैड्रिड में क्या करने आए हैं। आपने शायद देखा हो जब वो हेडर आया था तब मोरिन्यो वहां पे स्माइल कर रहे थे, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि वो ये कह रहे हैं इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें साइन किया था। पॉइंट 4, द पैटर्न दैट शुड वरी एवरी फैन। अब आता है वो पॉइंट जो शायद बहुत लोगों को सुनना ना पसंद हो या फिर वो सुनना नहीं चाहेंगे, बट ऑनेस्टली इसके बिना एनालिसिस बिल्कुल भी इनकम्प्लीट है। दोनों के दोनों मैचेस में रियल मैड्रिड ने जो पहला हाफ है वो बहुत अच्छे से डोमिनेट किया, बट सेकंड हाफ में रियल मैड्रिड वैनिश हो गई दोनों के दोनों मैचेस में। अल्कॉर्कन के अगेंस्ट रियल मैड्रिड 0-0 थी, डिस्पाइट कि रियल मैड्रिड उस हाफ को डोमिनेट कर रही थी। फिर आता है सेकंड हाफ जहां पे हमारे फर्स्ट टीम के जो स्टार्टर्स थे वो सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। उसके बाद एक गोल आता है, वो भी पेनल्टी से, जो कि 81 मिनट के आसपास आता है, जो पेनल्टी स्कोर करते हैं हमारे अकेडमी ग्रेजुएट। जो फर्स्ट हाफ था वो काफी कंफर्टेबल था, बट जो सेकंड हाफ था वो बिल्कुल ही फ्लैट था। फ्योरेंटीना के अगेंस्ट रियल मैड्रिड कंफर्टेबली 2-0 अप चल रही थी पहले हाफ में। 12 मिनट के अंदर जो है हमारे एंड्रिक ने गोल मार दिया था, उसके बाद 24 मिनट के आसपास सिरिया ने गोल मार दिया था। मैनेजिंग मैड्रिड अपने आर्टिकल में लिख रही थी कि जो फ्योरेंटीना के अगेंस्ट हमने पहला हाफ देखा था उससे बेस्ट प्री सीजन हाफ शायद उन्होंने आज तक नहीं देखा था रियल मैड्रिड के लिए। मैड्रिड ने पोजीशन को 59% रखा हुआ था टू 41% ऑफ फ्योरेंटीना, एंड उसके अलावा 500+ पासेस कंप्लीट करे थे टू फ्योरेंटीना, जिनके 350 के आसपास पासेस थे। उसके बाद सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, एंड ब्रेक से पहले पिकोली जो है वो यहां पे 2-1 कर देते हैं। ब्रेक के बाद फ्योरेंटीना काफी शार्पर तरीके से आगे आती है, एंड इस टाइम पे कीन जो है वो एक हेडर से गोल मार के फ्योरेंटीना को 2-2 कर देते हैं। एंड स्कोर लाइन के बाद रियल मैड्रिड ने मेरे हिसाब से उस मैच में अपना कंट्रोल वापस रीगेन किया ही नहीं।
सोफा स्कोर की मैच रिपोर्ट ने ये चीज कंफर्म करी कि रियल मैड्रिड ने पोजीशन एंड पासेस जो हैं वो सबसे ज्यादा किए थे, बट जो बिग चांसेस थे वो फ्योरेंटीना ने ओवरऑल ज्यादा बनाए थे। अब मुझे पता है आप में से आधे लोग क्या बोलेंगे, अरे यार ये सिर्फ प्री सीजन का मैच है, हमारी आधी स्क्वाड जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है, जो फिटनेस लेवल है वो अभी थोड़ा सा नीचे है, अभी प्लेयर छुट्टियों से वापस आए हैं, प्लीज ओवर रिएक्ट मत करे यार। एंड यू आर राइट, मैं किसी रिजल्ट पे ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको एक पैटर्न दिखाना चाहता हूं। बिकॉज ये जो सेकंड हाफ फेड रियल मैड्रिड है ये कोई नई नहीं है, ये पिछले कई सीजन से हमें देखने को मिल रही है, एंड इसी की वजह से मेरे हिसाब से हम कई सारी ला लीगा हार चुके हैं। रियल मैड्रिड लास्ट कुछ सीजन से बहुत अच्छे से स्ट्रांगली स्टार्ट करते हैं, लीड भी ले लेते हैं, उसके बाद हाफ टाइम आ जाता है, हाफ टाइम के बाद दूसरी टीम हम पे प्रेस करना शुरू करती है, रियल मैड्रिड वहां से कंसंट्रेशन लूज कर देती है, दूसरी टीम जो गेम है उसमें अपनी स्ट्रेंथ बना लेती है, एंड वो या तो इक्वलाइज कर देते हैं या फिर 2-1 भी कर जाते थे। सो टेक्निकली जो रियल मैड्रिड यहां पे 3 पॉइंट्स ले सकती थी, या तो वो 1-1 ड्रॉ होकर इक्वल पॉइंट्स में बढ़ जाता है, या फिर कई बार 0 पॉइंट आ जाते हैं क्योंकि दूसरी टीम हरा भी देती थी। ला लीगा में अगर लास्ट सीजन आप जाबी अलोंसो के टाइम की भी बात करो तो वहां पे हमने ओसासुना के अगेंस्ट ड्रॉ किया, स्पेनियल के अगेंस्ट हम हार गए, वो वाले मैचेस, वो वाली टीम्स जिनके अगेंस्ट रियल मैड्रिड को बड़े आराम से जीत जाना चाहिए था। वही सेम पैटर्न, डिफरेंट सीजन, डिफरेंट मैनेजर, बट वही सेम सेकंड हाफ फेड रियल मैड्रिड। इस बार रियल मैड्रिड ने अपने सपोर्टिंग स्टाफ में 2 फिटनेस कोचेस को रखा है। फर्स्ट इज एंटोनियो पिंटस जो कि रियल मैड्रिड के साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, उसके अलावा एंटोनियो डियास, ये मोरिनियो के पर्सनल फिटनेस कोच है जो कि इंटर मिलान में भी थे एंड उनके साथ चेल्सी में भी हुआ करते थे। उनके पास 3 वीक्स हैं बिकॉज 8 अगस्त के आसपास रियल मैड्रिड का तीसरा मैच फेरेंकवेरोस के साथ होने वाला है। उसके बाद डिपोर्टिवा ला कोरूना अगस्त 12 पे एंड उसके बाद स्पेनियोल अगस्त 22 के आसपास। यहाँ पे 3 मैचेस हैं इन लोगों के पास, वो जो सेकंड हाफ की इंटेंसिटी फेड डाउन हो जाती है उसको फिक्स करने के लिए, ताकि बाद में हमें ये पॉइंट्स की फॉर्म में हर्ट ना करें। पॉइंट 5, व्हाट वी स्टिल डोंट नो। पहली चीज, मुझे स्टार्टिंग 11 नहीं पता बिकॉज जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जैसे कि बेलिंगम, विनीसियस, एम्बापे, उसके अलावा बर्नार्डो, कोनाटे, यानी कि आपकी जो स्क्वाड है उसके जो 6-7 बड़े प्लेयर्स हैं जो आपके मोस्ट ऑफ द स्टार्टर्स रहेंगे मैचेस में, वो भी आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। फ्योरेंटीना के अगेंस्ट जो हमारे सेंटर बैक्स थे वो थे हुआन मार्टिनेज एंड मारियो रिवास, अकेडमी प्लेयर्स, गुड यंग टैलेंट्स, बट हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि स्पेनियल वाले मैच तक पहुंचते पहुंचते वो हमारे लिए सेंटर बैक पोजीशन में स्टार्ट नहीं कर रहे होंगे। तब तक शायद रुडिगर एंड कोनाटे जो है वापस आ जाएंगे, एंड हम अभी ये बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं कि ये रुडिगर एंड कोनाटे की जो पार्टनरशिप होगी ये आपको किस तरीके को देखने को मिलेगी एंड किस तरीके से वो रियल मैड्रिड को हेल्प करेंगे या फिर नुकसान करेंगे। मैं आपको ये भी नहीं बता सकता हूं कि किस तरीके से एम्बापे एंड विनीसियस इस सिस्टम में आपस में एग्जिस्ट करेंगे। जो 4-2-3-1 सिस्टम है वो बिल्कुल कंफर्म्ड है, बट एम्बापे एज अ स्ट्राइकर एंड विनीसियस एज अ लेफ्ट विंग मोरिनियो के इस सिस्टम में कैसे खेलेंगे ये किसी को भी नहीं पता है। इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप जो ऑन द पिच या ऑफ द पिच है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्लब के लिए, एंड अनफॉर्चुनेटली ये जो प्री सीजन फ्रेंडलीज हैं इसमें हमें इसका 0 आंसर मिला है। मैं आपको नहीं बता सकता हूं बेलिंगम का रोल, बिकॉज बेलिंगम की एब्सेंस में अब तक आर्दा गुलर ने रियल मैड्रिड के लिए नंबर 10 वाले रोल्स खेले हैं दोनों मैचेस में। तो क्या जब बेलिंगम वापस आएंगे वो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली नंबर 10 का रोल ले लेंगे, या फिर आर्दा गुलर ने इतने क्रेडिट्स बना लिए हैं या इतना ट्रस्ट बना लिया जोसे मोरिनियो का कि वो इसी रोल में कंटिन्यू रहेंगे। मैं आपको अभी तक भी नहीं बता सकता हूं कि क्या कामाविंगा रुकेंगे या जाएंगे, बिकॉज अभी तक जो मैचेस रियल मैड्रिड ने खेले हैं उसमें कामाविंगा ने दोनों ही मैचेस में एज अ डबल पिवट स्टार्ट करा है। एंड इसका ऑब्वियस रीजन है कि हमारे पास अभी मिडफील्डर्स नहीं है, हमारे पास अभी चुआमेनी नहीं है, हमारे पास अभी बर्नार्डो नहीं आया है, जो पिटाश हैं उनको चोट लग गई है, एंड हमें यह भी पता है कि जो रियल मैड्रिड बोर्ड है वो कामाविंगा को 60-70 मिलियन में बेचने को रेडी है। एंड मैं आपको अभी तक ये भी नहीं बता सकता हूं कि डियोमंडे कब तक आएंगे। मुझे सिर्फ इतना पता है कि डियोमंडे के साथ पर्सनल टर्म्स जो है वो अग्री हो गई हैं, बट लाइप्जिग के साथ अभी भी ट्रांसफर फीस जो है वो रियल मैड्रिड की अग्री नहीं हुई है। अगर डियोमंडे साइन हो जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है अगले 5-7 साल तक रियल मैड्रिड के लिए राइट विंग वाली पोजीशन सॉल्व हो गई है, बट अगर वो साइन नहीं होते हैं तो क्या डमफ्रीज एक मेकशिफ्ट राइट विंगर की तरह खेलते हुए मिलेंगे, या फिर यहाँ पे एंड्रिक जो है उनको भी एक राइट विंग में कन्वर्ट करा जा सकता है, बिकॉज ये ऐसा क्वेश्चन है जो रियल मैड्रिड के लिए जो ला लीगा या फिर चैंपियंस लीग है वो जीतेंगे या नहीं इसी पे डिसाइड होगा। सो ये थी वो चीजें जो मैं आपको बिल्कुल आंसर नहीं कर सकता हूं। अब फाइनली एक रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या हमें पता है। हमें पता है कि मोरिनियो की फॉर्मेशन 4-2-3-1 सेट हो चुकी है। हमें पता है कि मोरिनियो को एसिमेट्रिक फुल बैक्स चाहिए, ट्रेंट जो है राइट साइड से डीप से चांसेस क्रिएट करते रहेंगे, उनको अटैकिंग थ्रेट भी चाहिए राइट से एंड विड्थ भी चाहिए। हमें पता है कि एंड्रिक ने अपनी रेपुटेशन थोड़ी सी बना ली है इन फ्रंट ऑफ मोरिनियो, उन्होंने 12 मिनट के अंदर गोल स्कोर कर दिया, मोरिनियो ने 75 मिनट तक खिलाया। मेरे हिसाब से जो लोन की बातें हैं वो अब ठंडी पड़ जाएंगी। हमें ये भी पता है कि लेवांटे से आए हुए कार्लोस एसपी जो है वो रियल मैड्रिड के लिए एक प्लान बी बॉक्स टू बॉक्स स्ट्राइकर है, वो यहाँ पे क्रॉसेस पे आपको हेडर्स मारते हुए मिल जाएंगे, वो रोल अदा करेंगे जो होजुलिन ने रियल मैड्रिड के लिए किया था। हमें यह भी पता है कि रियल मैड्रिड पिछले सीजन्स की तरह अभी भी सेकंड हाफ में फेड हो जा रही है, एंड वहां पे दूसरी टीम्स फायदा उठा के रियल मैड्रिड से या तो ड्रॉ कर जा रही हैं या फिर
मैच हरा दे रही हैं, तो हमें यह भी देखना होगा कि क्या अगस्त 22 तक हम इस चीज को फिक्स कर सकते हैं या फिर नहीं। ये दोनों प्री सीजन फ्रेंडलीज जो हैं उस बुक का चैप्टर 1 है जो अभी तक लिखी भी नहीं गई है। उस बुक के जो कैरेक्टर्स हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करा दिया गया है, जो सेटिंग्स है वो आपको क्लियरली विजिबल दिख रही है, जो थीम्स है वो क्लियरली इमर्ज हो रही है, बट जो एक्चुअल स्टोरी है वो आपको अगस्त 22 के बाद ही पता लगेगी। एंड मेरे हिसाब से वो फुटबॉल फैंस जो इस चैप्टर 1 को अच्छे से समझ रहे हैं, उनसे बेटर तरीके से इस पूरी रियल मैड्रिड एंड ला लीगा को कोई भी नहीं समझ सकता है। तो गाइज ये थे वो 5 पॉइंट जो मैंने एनालिसिस करके बनाए हैं आफ्टर 2 प्री सीजन फ्रेंडली मैचेस ऑफ रियल मैड्रिड एंड जोसे मोरिनियो। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको रियल मैड्रिड की इस परफॉर्मेंस के बारे में क्या लगता है जो मैंने आपको एनालिसिस बताई है। डू यू अग्री विद दैट और नॉट, और आपको लगता है कि इसमें कोई और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आना चाहिए था? जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया है प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। आई एम ऑल ईयर्स। इफ यू फील दिस वीडियो इज गुड और बैड और व्हाटएवर इट इज, जस्ट काइंडली लेट मी नो। सो फाइनली, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।